जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। शिवराज ने ममता पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए अपने अंदाज में दीदी का मतलब समझाया। यही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी पर चोट पर सियासत करने का आरोप भी मढ़ा। हिंसा के मुद्दे पर घेरते हुए टीएमसी के दो अलग अलग मायने भी समझाए। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DI अब DI चार अक्षर है। इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो D मतलब डिक्टेटर तानाशाह। दीदी तुम तानाशाह हो गई हो और इस तानाशाह को मैं चेतावनी देता हूं, ये खून और हत्या करवाने वालों, टीएमसी के गुंडों और ममता दीदी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। टांग में चोट, टीएमसी मतलब टी से टांग, एम से मैं और सी से चोट। उनका मुद्दा है टांग में चोट, टीएमसी। लेकिन जनता पार्टी समझ गई है ये टांग में चोट नहीं चलेगी। अब तो नरेंद्र मोदी का विकास चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का विकास चलेगा। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। कोलकाता से अरुण सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और अरुण, देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो बहुत आक्रामक तौर पर उन्होंने दीदी का फुल फॉर्म भी बता दिया और टीएमसी का भी बता दिया और यह भी कह दिया कि रात तुम्हारी है पर सुबह हमारी होगी। देखिए अर्पिता, अब आलम यह है कि बीजेपी की तरफ से उसके जितने स्टालवार्ट हैं, जितने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री की अगुवाई में अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, जितने भी नेता हैं वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी लगातार जवाब भी दे रही हैं, लेकिन बीजेपी जिस स्तर पर हमला कर रही है, तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि उनकी सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े नेताओं का यहाँ पर कैंपेन हो रहा है। और 21 तारीख से फिर गृह मंत्री अमित शाह तूफानी दौरे पर आने वाले हैं। 1 हफ्ते के आसपास उनका दौरा है यहाँ पर। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही अंदाज में, चुटीले अंदाज में ममता बनर्जी के ऊपर सियासी हमला किया है। तृणमूल कांग्रेस की कई परिभाषाएं प्रधानमंत्री से लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने बता दी है। इस समय कोशिश बीजेपी की है कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उसके ठीक पहले टोन ऐसा सेट किया जाए और जंगल महल के इलाके में जो आदिवासी बहुल इलाका है, 40% आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, उस पूरे इलाके में फर्स्ट फेज में इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया जाए ताकि जो कुछ भी कमी रह गई हो लोकसभा चुनाव में उसको पूरा किया जाए और लोकसभा वाला जो प्रदर्शन था उसको उसमें दोहराया जाए विधानसभा में। एक बात जरूर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में इस पूरे इलाके में जो चुनाव हुआ था उसमें 6 में से 5 सीटें बीजेपी जीती थी और 40 विधानसभा में से 31 पर उसकी लीड थी। और फर्स्ट फेज का इलेक्शन ही हवा बदलता है और हवा बनाता है, और इसलिए बीजेपी चाहती कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखे ताकि प्रदेश की जो जनता है, वोटर हैं, उनको लगे बीजेपी जीत रही है और उसके साथ चले जाए। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। ठीक है अरुण, रहिए जरा आप साथ। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि शिवराज ने किस तरह टीएमसी का अलग अलग मतलब समझाते हुए ममता बनर्जी को घेरा। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। टांग में चोट,
टीएमसी मतलब टी से टांग, एम से ने और सी से चोट। उनका मुद्दा है टांग में चोट, टीएमसी। लेकिन जनता वो भी समझ गई ये टांग में चोट नहीं चलेगी। अब तो नरेंद्र मोदी का विकास चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का विकास चलेगा। तो अरुण, ये देखिए ममता पर जिस तरीके से मामा ने हमला किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है और एक के बाद एक दिग्गज, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, जेपी नड्डा हो, हर कोई घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। और जानकारी तो ये कि अमित शाह भी होंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की यूएसपी क्या थी। यूएसपी उनकी थी कि एक सूती साड़ी में, एक हवाई चप्पल पहन के छोटी सी कार में चलने वाली महिला, एक ऐसी नेता जिसने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका, एक ईमानदार महिला। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से नारदा शारदा से लेकर के और अब उनके भाईपो यानी उनके भतीजे के करप्शन का मुद्दा उठाया है, बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि ममता बनर्जी की उस छवि को निश्चित रूप से धक्का पहुंचाना पड़ेगा और तभी बीजेपी की राह आसान होगी। और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी करप्शन के हुए उनको उठाती है बीजेपी, नारदा की बात करती है, शारदा की बात करती है और उनके भतीजे, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कोयले घोटाला से लेकर के तमाम घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाती है। तो जब ये ब्रांड जो ममता पॉलिटिक्स है उसकी चमक धूमिल होगी तभी बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलेगा। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हमले की कोशिश में जुटे हैं। खबर ये कि इस बार ये साजिश स्टिकी बम के जरिए करने की है। स्टिकी बम एक चुंबक की मदद से गाड़ियों में चिपक जाता है और वजन में हल्का होने की वजह से इसका आसानी से पता नहीं लग पाता और इसी वजह से आतंकी संगठन इन बमों का इस्तेमाल कर धमाकों की साजिश में जुटे हैं। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से इस तरह की कई बम बरामद किए और जांच के बाद आतंकियों की इस खौफनाक साजिश का पता चला। हालांकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी की वजह से अब तक आतंकी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी इस साजिश का पता लगने के बाद सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों ने अपनी चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। तो स्टिकी बम से धमाकों की साजिश दरअसल अब आतंकवादी रचते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी स्टिकी बम से हमले की साजिश को बड़ी चुनौती बताया। कोई स्टिकी बम जो मिले हैं वो कितना एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आ रही है। स्टिकी बम अब धीरे धीरे पुरानी बात होती जा रही है, मगर नई खुराफात है, ये जरूर कहने का है। अभी तक इस तरह का सिलसिला काफी सालों से नहीं था, मगर अभी कुछ जो अमन दुश्मन ताकतें हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां करने में हमेशा लगी रहती हैं। उनकी तरफ से एक नया सामान है जो तैयार करके भेजा गया है। मैग्नेट के साथ एक छोटी सी आईडी बना रखी है जो गाड़ी और मेटल सरफेस जो है उसके साथ जिसको चिपकाया जा सकता है। ये एक थ्रेट है, मगर अब हमारी अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं जिसका पूरा ख्याल रखा जाए। नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनके पास कुछ अपडेट भी है। उसको नीतीश जरा बताइए ये किस प्रकार का बम है और किस तरीके की साजिश दरअसल रची जा रही है। देखिए, ये एक आईडी होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो नॉर्मल आईडी होता है उसकी तरह का होता है, लेकिन ये हाथ की जो मुट्ठी है उससे बड़े आकार का नहीं होता, उतने ही आकार का ये होता है। बिल्कुल हल्का होता है कि इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और अगर आप बाइक पर सवार हैं या किसी और चीज पर, तो पासिंग व्हीकल जो है आपके बगल से जा रही है, आप उसके फ्यूल टैंक में के पास या फिर उसके रियर पार्ट में आप लगा सकते हैं। इसका पता भी नहीं चलेगा, जो वाहन करता है, जो वाहन चला रहा है उसको पता नहीं चलेगा और जो उसमें आग लग जा सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। तो अब आतंकियों ने इसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग, जम्मू कश्मीर ये बॉम्ब जो है स्टिकी बॉम्ब बरामद हुए हैं। हालांकि अभी किसी भी आतंकी घटना में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जरूर इनकी तरफ से ये साजिश रची जा रही है और अभी एक आतंकी संगठन है पीपुल्स। मैं रोक रही हूँ आपको इसी बीच। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बंगाल चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच आज टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया
और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। टीएमसी ने बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग से जल्द फैसला सुनाने की मांग की। तो बीजेपी के नेता भी इसी दफ्तर पहुंचे हैं, बंगाल पर ज्ञापन देगी दरअसल बीजेपी। और ये भी जानकारी कि जिस तरीके के हिंसा का माहौल बंगाल में बना हुआ है, उस माहौल से मुक्त वहां चुनाव हो, ये कोशिश बीजेपी की है और इसीलिए चुनाव आयोग के पास जाकर ज्ञापन बाकायदा सौंपा जाएगा और ये बताया जाएगा कि स्थिति जो है वो कैसे बेहतर बनी रहे और हिंसा मुक्त चुनाव वहां पर हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी होगी। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो नीरज से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि इससे पहले टीएमसी भी जो है वो एक प्रतिनिधि मंडल टीएमसी का दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है और अब चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। जिस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, टीएमसी वहां पर घबरा गई है और आज चुनाव आयोग को हम लोग पुनः ज्ञापन देने जाएंगे कि बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल भी नंदीग्राम में हिंसा की गई, टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के मुकाबले जब बंगाल की जनता विजय प्राप्त करेगी, लोकतंत्र की विजय बंगाल में होगी और टीएमसी निश्चित रूप से हारेगी। तो बंगाल चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच आज टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। टीएमसी ने बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग से जल्द फैसला सुनाने की मांग की। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में स्वागत रॉय और दूसरे नेताओं के साथ हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा भी नजर आए। तो चुनाव आयोग दरअसल टीएमसी पहुंची और कई बातों का यहां पर जिक्र चुनाव आयोग के सामने किया गया। अचानक जो तबादले हुए हैं चुनाव आयोग से, जब टीएमसी के नेता पहुंचे तो उस पर भी उन्होंने सवाल पूछा। ममता की चोट का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और चोट पर जल्द फैसला सुनाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। हमारे साथ टीएमसी के सांसद सौगाता राय जी हैं। मुख्य चुनाव आयोग से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। आप लोग बार बार बंगाल में डीजीपी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पे सवाल उठाते हैं। मुख्य चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी ट्रांसफर हुआ था और रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर होता है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो होगा और नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं होगा। ये सब बात तो आप जानते हैं, हमें इससे नहीं पता है। लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया था ट्रांसफर आज पे। नहीं पहले उठाया था। वो बोला हाँ उनको पावर है, वो कर सकते हैं। हम बोला अचानक करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, यही हम बोला। ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ था उस पे भी आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा। आप लोग दूसरे मसले पे आए थे, लेकिन ममता बनर्जी पर हुए हमले पर भी आप लोगों ने सवाल पूछा, क्योंकि आप लोग का आरोप है कि हमला हुआ था। हाँ, हमारा आरोप है और हम बोला कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो जवाब दिया ममता बनर्जी को रूट था, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताया कि उन्होंने फाइनल कंक्लूजन में अभी तक नहीं आए हैं। एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो हो जाने के बाद ही वो बता सकेंगे कि उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेस अब पूरे बैटल गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के तबादले को सही ठहराया है। बहुत अधिकारियों का तबादला किया है। डीजीपी का कोई पहली बार तबादला नहीं हुआ, पहले भी चुनाव में होते रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सवाल उठे बंगाल को लेकर। दूसरा बंगाल से जुड़ा सवाल है कि तमिलनाडु में भी अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, तो इस बार अधिकारियों का ट्रांसफर कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से है या नॉर्मल है? ये एक लिस्ट है जी, जो लोकसभा
चुनाव में जिस स्टेट का आपने नाम लिया उसी में किए गए थे। 2 IAS अधिकारी थे, 6 IPS अधिकारी थे, इंक्लूडिंग 5 पुलिस कमिश्नर्स और 10-15 और अधिकारी थे। तो 2 वहाँ पे 2 ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर पुलिस एंड स्पेशल ऑब्जर्वर जनरल। बहुत ही वरिष्ठ और बड़े क्या कह सकते हैं योग्य अधिकारी हैं। वो लोग बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स भेजते हैं। वो रिपोर्ट्स किसी व्यक्तिगत अधिकारी के प्रति हम टीवी में डिस्कस करें, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि हम तो ड्यूरिंग MCC ये स्टेप्स लेते हैं और कोई अधिकारी की इससे हम छवि नहीं मीडिया के सामने बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन जब स्टेप्स लेने होते हैं तो लेते हैं, लेने भी चाहिए और लेते भी रहेंगे। वहीं बीजेपी ने भी बंगाल में हो रही हिंसा पर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने की बात कही। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र की जीत होगी और TMC हारेगी। चुनाव जिस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, TMC वहां पर घबरा गई है और आज चुनाव आयोग को हम लोग पुनः ज्ञापन देने जाएंगे कि बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल भी नंदीग्राम में हिंसा की गई, TMC के द्वारा हिंसा की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के मुकाबले जब बंगाल की जनता विजय प्राप्त करेगी, लोकतंत्र की विजय बंगाल में होगी और TMC निश्चित रूप से हारेगी। और बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव पर। केंद्रीय मंत्री और टालीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने TMC कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि एक दिन पहले जब बाबुल सुप्रियो अपने काफिले के साथ भवानीपुर एक ढाबे में रुके थे तो वहां मौजूद TMC कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाबुल सुप्रियो ने भी एक ट्वीट करके इस घटना का वीडियो साझा किया है। बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती दे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए। उन्होंने चुनाव में ममता बनर्जी की हार पक्की बताई और यही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी पर पुलिस के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। 2019 में लोकसभा वोट के पहले 42 में 42 बोली थी, क्या कुछ खास असर हुआ? असर नहीं हुआ। 2019 में हाफ हुआ, इस बार हाफ हुआ। बंगाल चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। TMC ने 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने का ऐलान किया है। जिन सीटों पर TMC ने उम्मीदवार बदले हैं उनमें नदिया जिले की कल्याणी सीट, उत्तर 24 परगना जिले की अशोकनगर अमदांगा सीट और वीरभूम जिले की दुबराजपुर सीट जो है वो शामिल है। तो बंगाल चुनाव पर यह बड़ी खबर, TMC ने अपने 4 उम्मीदवार बदले हैं। जो जानकारी मिल रही है कि पहले जो नाम घोषित किए गए थे उनमें अब बदलाव हुआ है, यानी नए कैंडिडेट अब उतारे जाएंगे। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना के देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, लेकिन कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोगों की लापरवाही कम होती दिख नहीं रही है। कहीं तो नेता मास्क लगाए नहीं दिख रहे हैं तो कहीं लोगों की भीड़ कोरोना नियमों का जमकर मखौल उड़ा रही है। देश में कई जगह नाइट कर्फ्यू का भी लगाया गया, लेकिन लापरवाह जो लोग हैं वो नियमों को ताक पर रखकर उसका भी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। कोरोना पर और सख्ती दिखाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस में कहा गया कि प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोग ही आ सकेंगे, वहीं सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम और थिएटर में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम और बड़े आयोजन नहीं होंगे।
तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 154 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। इनमें भी 2,877 अकेले मुंबई से हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने मरीजों के बढ़ने के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। चौबे जी हमारे साथ हमसे बात करते हैं। सर, एकाएक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से क्या तैयारी केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए की है? जी, क्या तैयारी केंद्र सरकार ने किया है? पूरी तरह से केंद्र सरकार ने, आपने देखा परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रीगण के साथ इस पर बैठ के हुई सलाह लिए गए, बराबर होती रहे, दर्जनों बार हम लोग मिलते रहे और प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्रालय उन सभी राज्यों के साथ जहां बढ़ रहा है उनके साथ लगातार पल पल उसका ध्यान रखे हुए हैं। हम उसकी रिव्यू कर रहे हैं। हमारे स्तर पर भी, मंत्रालय स्तर पर प्रतिदिन उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है और राज्यों को जो भी एडवाइजरी होना चाहिए, उनको जो भी सहयोग है वो दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। और इसलिए उस पर बारीकी से जो बढ़ रहे हैं उसको, उस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है और उस चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास बीज मंत्र वही है, उसकी ट्रैकिंग करना, ठीक से ट्रीटमेंट करना ये आवश्यक है और उसका ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और आइसोलेशन करके हम जितना जल्दी उसको ठीक कर पाएंगे। और वैक्सीन हमारा निकल गया, वैक्सीन अधिक से अधिक वैक्सीन का उपयोग भी जिन वर्गों के लिए किया गया है उसको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र से कोरोना पर डराने वाली खबर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना के मरीज मिले, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। परभणी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये कर्फ्यू 25 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे। नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया। धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3,800 मरीज सामने आए, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। बहुत ही दुख की बात है। आई थिंक वैक्सीन आने की वजह से सब लोगों को बड़े लापरवाही ज़्यादा हो गई है। दैट इज़ अ मेन रीज़न। प्लस वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में ट्रेन सर्विस जो है उसकी वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लेकिन आई एम श्योर दे विल कंट्रोल इट। जैसे पहले कंट्रोल किया वैसा कर लेंगे तो, लेकिन पब्लिक को बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मरीज सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई, लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी रही। नागपुर में लॉकडाउन के 5वें दिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखे। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 3,700 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक के ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन का 5वां दिन होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग रास्ते पे आए हैं। ये जो मंडी है, मंडी को 1 बजे तक की छूट दी गई है। 1 बजे तक लोग यहाँ आकर खरीदी कर सकते हैं। लेकिन जो नागपुर की प्रमुख समस्या जो सामने आई है, जितना संक्रमण बढ़ रहा है, वो है गृह विलगीकरण कक्ष में जो लोग रहते थे उनको जो मुभा दी गई थी, परमिशन दी गई थी, वो लोग पॉजिटिव होने के बाद भी बड़ी मात्रा में बाहर निकलते थे। इसी के कारण नागपुर में जो संक्रमण बढ़ा है, ऐसा यहाँ के जानकार कहते हैं। अगर आप नागपुर के रास्तों का अगर दृश्य देखें, ये जो सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग देख सकते हैं कि रास्तों पे घूम रहे हैं। तो यही एक प्रशासन की समस्या है। अगर पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो नागपुर में 20,000 के ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आए और आज की स्थिति में नागपुर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ के बेड पूरी तरह से फुल है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने पर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा कि कोरोना के टेस्ट और नियम पालन करवाने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से चल रही है, लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है कि वो
अभी भी मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर राज्य सरकारें भी कदम उठा रही हैं। केंद्र सरकार भी बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम नगर निगम ने मंगलवार को मीट की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया। नगर निगम की बैठक में कुछ पार्षदों ने मीट की दुकानों को मंगलवार को बंद रखने का सुझाव दिया, जिसे नगर निगम ने मान लिया है और गुरुग्राम में मीट की दुकानों को मंगलवार को बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। नगर निगम ने दलील दी कि हफ्ते में एक दिन सबको अपनी दुकान बंद रखनी होती है, ऐसे में वो दिन मंगलवार ही सही। शहर में जिस तरीके से अवैध दुकानें चल रही हैं, अवैध काम हो रहे हैं, कहीं नुक्कड़ पे, कहीं ज़मीन पे, कहीं रेहड़ियों पे, तो इसके खिलाफ बहुत लोगों ने शिकायतें की हुई हैं और रेगुलरली मिलती हैं। तो इसी कारण, क्योंकि हर पार्षद उसका सामना करना पड़ता है कि पार्षदों को सुननी पड़ती है और शहर की भलाई के लिए कि भी जो लोगों की डिमांड आई है कि एक दिन ज़रूर रखें, चाहे वो कोई सा भी दिन रखें, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की तरफ से हमारे पास वो हो। हमने इसलिए मंगलवार चुना क्योंकि मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते हैं। गुरुग्राम में मीट की दुकानों को मंगलवार को बंद रखने के मुद्दे को आस्था से जोड़ते हुए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नगर निगम के फैसले पर सवाल उठाए। कोई व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, इससे किसी की आस्था को कैसे चोट पहुंच सकती है। लोग मीट खरीदते हैं, बेचते हैं और खाते हैं, लेकिन वो किसी पर दबाव नहीं बनाते हैं। इस तर्क से तो फिर शुक्रवार को शराब की दुकानों को भी बंद किया जाना चाहिए। मीट करोड़ों भारतीय खाते हैं, इसे बुरी चीज की तरह पेश करना ठीक नहीं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और प्रियंका, देखिए, ये जो फैसला लिया गया उस पर सवाल उठने लाजमी थे और देखिए ओवैसी साहब ने बाकायदा ट्वीट कर दिया। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है तो नगर निगम की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक दिन तो मीट की दुकानें भी बंद होती ही हैं। ऐसे में अगर वो दिन मंगलवार हो तो उसमें क्या गुरेज है। साथ ही ओवैसी के इस विरोध से पहले वहीं के एमएसजी के जो आयुक्त थे वो भी दबी जुबान में अपना विरोध दर्ज करा चुके थे। उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि किसी का क्या खाना और क्या ना खाना निजता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है किस दिन वो क्या खाना चाहें। ऐसे इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं सही नहीं रहते पूरे समाज के लिए। और इस पर जब ये फैसला लागू किया गया था तब भी माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ बवाल जरूर हो सकता है और फिलहाल ये निगमों ने इसको पारित कर दिया है। तो अब तय है कि ये लागू वहां पर गुरुग्राम में हो जाएगा। थर्सडे को इसको पारित किया गया है। और प्रियंका, जरा ये भी बताइए, क्योंकि ये वजह बताई जा रही है कि अवैध दुकान जो है उन पर लगाम लगाने के लिए एक दिन निश्चित करना होगा जब दुकानें बंद हो। तो सिर्फ ये मीट की दुकान के साथ ही लागू हो रहा है या और दुकानों के साथ भी ये नियम लागू होगा? जी बिल्कुल, फिलहाल मीट की दुकानों पर फोकस किया गया है। ये कहा गया है कि अवैध दुकानें चलती हैं उनके जुर्माने को बढ़ाने की भी बात की गई है। 500 से सीधा 10,000 के जुर्माने की बात की गई है और जो लाइसेंस फीस है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। तो ये फैसला इस तरीके से देखना चाहिए कि मंगलवार को तमाम मीटों की दुकानों को बंद रखा जाएगा। मीट की दुकानों के नए लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। अगर अवैध दुकानें हैं तो उसके लिए ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। ये पूरा डिसीजन मीट की दुकानों को लेकर थर्सडे को जो नगर निगम की बैठक हुई उसमें लिया गया है। अब क्योंकि ये पारित हो चुका है तो गुरुग्राम में इसे लागू होना होगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। लौट रहे एक बार फिर से कोरोना को लेकर जो जुड़ी खबरें उस पर। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर आगाह करते रहे हैं कि ये एक ऐसी महामारी है जिसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज भारत में उसी लापरवाही के खतरनाक नतीजे एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। जिस कोरोना पर देश काबू पाता दिख रहा था उसे एक बार फिर अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। और हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना की इस नई लहर के 90% से जो ज्यादा मामले हैं वो 10 राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना की जानलेवा रफ्तार। फिर चढ़ा वायरस का ग्राफ। कई राज्यों में कोरोना अलर्ट। सख्ती को मजबूर सरकार।
देश में कोरोना की दूसरी दस्तक ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोरोना की ये नई लहर एक बार फिर वैसी ही चुनौतियां लेकर आई है जैसी चुनौतियों का सामना अब से कुछ वक्त पहले देश लॉकडाउन के दौरान कर चुका है। लाख समझाने के बावजूद लोगों की लापरवाही ने कोरोना के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए जहां सरकार को एक बार फिर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश के किन राज्यों में कोरोना घातक रूप अख्तियार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना अपने पुराने रूप में वापस आने लगा है। चौंकाने वाली बात यही है कि कोरोना की जिस नई लहर का दावा किया जा रहा है उसके 90% से ज्यादा मामले इन्हीं 10 राज्यों में हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक बार फिर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा करीब 40,000 के पास पहुंच गया है। 29 नवंबर के बाद ये पहला मौका है जब 39,726 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 29 नवंबर को 41,810 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में देश में कुल 154 लोगों की मौत हुई है। जिन 5 राज्यों में कोरोना की सबसे ज्यादा दहशत देखी जा रही है उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र के हालात क्यों हैं, इसे भी समझना जरूरी है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की हालत ही देख लीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन कई बार सख्ती बरतने की बात कह चुका है लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मुंबई की सरकार और मुंबई की महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि ये जो दादर मार्केट है कोरोना के संक्रमण के चलते इसको सुबह का जो मार्केट है उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि इसी तरह अगर कोविड संक्रमण इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा सकता है। अब वो आंकड़े भी देख लीजिए जो लगातार डराते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 12,764 मरीजों को ठीक करके भेजा गया। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2,877 मामले दर्ज किए गए जबकि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहां कोरोना का प्रहार कई शहरों को बेहाल कर रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 2,369 नए केस सामने आए हैं। आलम ये हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब के मोहाली, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर जैसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसमें वायलेशन वाली सर कौन सी? क्यों नहीं वायलेशन? 9 बजे के बाद कर्फ्यू है, सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, डीसी ने ऑर्डर जारी कर रखे हैं और आप कह रहे हैं डीसी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑर्डर जो हैं वो वायलेशन नहीं है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला से ऊपर हो गए? नहीं, ऊपर नहीं है। नहीं, आप ऊपर हो गए, आप इसको वायलेशन नहीं बोल रहे। नहीं, दिस इज नॉट वायलेशन। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख भी बदली जा चुकी है। पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से होगी। पंजाब में 10वीं की परीक्षा 4 मई से आयोजित होगी। इतना ही नहीं, किसी कार्यक्रम में 200 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई है। ये तो तस्वीर थी पंजाब की। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली का हाल। यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी महीने से जो कोरोना के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ वो अब एक दिन में 600 के पार पहुँच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कुल 607 केस मिले हैं। इस दौरान 384 मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके खतरे की घंटी को लोग अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हमने यही जानने की कोशिश की कि कितने लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो हमें मास्क पहने दिखाई दिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे थे और अपने साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग देखिए हमें नजर आ रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क ले रहा हूँ। अब लगा रहे हो? चिंता नहीं है? अपनी चिंता नहीं है? क्यों नहीं है? चिंता है भाई है सर सबको। मास्क क्यों नहीं लगा भैया? हालत है जेब में रखा। डर नहीं लगता है क्या? नहीं डर। तमाम लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं, क्यों भाई बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो? मास्क सर लूंगा यहाँ से खरीदूंगा। ये अब लोगे? लूंगा, भूल आया घर पे जल्दीबाजी में। तो
जिंदगी की चिंता नहीं है? नहीं है, मार्क्स लेता सर, भूलिया जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी भूलिया, काम की लेट हो रही थी। लेट हो जाओगे लेकिन अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करोगे? ले रहा हूँ सर, ले तो रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं, देखिए, जो बिना मास्क के यहाँ पर नजर आएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा जाता है तो कई सारे बहाने बताते हैं और फिर कहते हैं कि वो घर छोड़ गया, मास्क टूट गया है, इस तरह के बहाने जो है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए ये शख्स आ रहे हैं। मास्क कहाँ है? मास्क पहना नहीं, जेब में रखने के लिए मास्क है? तो ये देखिए जेब में रखा हुआ है मास्क, लेकिन पहनेंगे नहीं। दिल्ली के सदर बाजार में तो हालात और ज्यादा बुरे दिखाई दिए। यहाँ हमारी मुलाकात ऐसे तमाम लोगों से हुई जो मास्क नहीं लगाने के तमाम बहाने अपने साथ लाए थे। दिल्ली में जनवरी के बाद एक बार फिर 600 मामले कोरोना के कल सामने आए हैं, पर क्या हालात है दिल्ली में वो तस्वीरें दिखाते हैं। सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है जब मार्केट नहीं खुली है, लेकिन यहाँ लोग कैसे बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार आप देख रहे हैं कि मास्क किसी ने भी नहीं लगाया, छोटे बच्चों के साथ ही यहाँ पर आए हैं। इनसे बात ही करने की कोशिश करते हैं। मास्क मास्क, अरे मेरे मास्क कहाँ गिर रहा है? अभी मेरी बेटी के हाथ में। भैया मास्क 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 है। ऐसे कोरोना खत्म हो गया दिल्ली से? मास्क नहीं पहना खुद? मास्क अभी उतरा, वो पानी पी रहा था। उधर यूपी में भी कोरोना जोर पकड़ने लगा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 321 मरीज सामने आ चुके हैं। इससे पहले 23 जनवरी को 327 केस सामने आए थे। यानी यूपी भी दूसरे राज्यों की तरह एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में कसने लगा है। लेकिन यहाँ भी जैसे लोग कोरोना के कहर को भुला चुके हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, केरल हो, पंजाब हो, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई जा रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। वजह है कि होली का मौसम है, चुनाव का मौसम है, लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस वक्त हम आलमबाग के बस अड्डे पर खड़े हैं जो बड़ा स्टेशन है। अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जबकि ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क, हाँ सॉरी, मास्क भूल गए, लगाना चाहिए ना। नहीं भूल गए। अब एक्चुअली डर नहीं है ना कोरोना का, इसलिए डर है। अभी है। देखिए महाराष्ट्र में बढ़ गए, दिल्ली में बढ़ गए। जी जी, बहुत सारे लोग हैं, देखिए मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए अभी भी मास्क बहुत सारे लोग हैं जो लगा रहे हैं, जिसका नुकसान भी लोगों को हो रहा है। लेकिन लोग हैं कि उनको किसी तरह का डर नहीं है। अगर आप जो यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क, कैमरा देख के जरूर लोग मास्क नहीं। बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। बताइए भैया, चाय पी रहे हैं मास्क लगा के? बहुत सारे लोग लगा नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं। ये गलती है उनकी? फिर बढ़ रहा है कोविड का केस, तो ये उनकी गलती है, नहीं लगाते? नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ भी कल केसेस बढ़े हैं, आज भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब सरकार कह रही है तो लगाना चाहिए। देश भर से आ रहे कोरोना के आंकड़े साबित करते हैं कि लोग अब किस तरह लापरवाही बरतने लगे हैं। इसलिए समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई काम ना करें जो इस वायरस को पांव पसारने का मौका दे दे। ये दिखाने के लिए सबसे यदि किसी को काम करना है तो जनप्रतिनिधियों को करना है, क्योंकि वही लोग उनकी तरफ देखते हैं। लोगों को लगता है कि वो जो जिस तरह से काम करेंगे उसी तरह से हमको भी करना चाहिए। तो उनको भी एक मिसाल अपने आप से, अपने काम से, अपने कर्तव्य से देनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो काम कही है बिल्कुल सही है, सबको उसका पालन कर रहे हैं। इसके साथ किशोर